नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जहां पंजाब की असम्बली के तहलील के बाद अगला मरहला जो कि एक मुश्किल मरहला होता है निगरान सेटअप को लाने का, निगरान वज़ीर आला के नाम को फ़ाइनल होने का, वो पेचीदा ही हो रहा है क्योंकि अभी तक किसी एक नाम पर इत्तफाक नहीं हो पा रहा दोनों जानिब से। पार्लिमानी कमेटी के बाद ये मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएगा। 13 और 18 में भी यही कुछ हुआ था। शायद तारीख अपने आप को दोहरा रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसी न किसी का नाम को तो फाइनल बिलाखिर हो जाना है और उसने निगरान वज़ीर आला बन जाना है। तो क्या निगरान वज़ीर आला पंजाब जो इस मरतबा बनेगा वो गैर मुतनाज़े होगा? ये जो तवक्कुआत हैं दोनों तरफ से, वो उन तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा? जबकि दूसरी जानिब आज गवर्नर KPK ने जो वज़ीर आला KPK महमूद खान साहब ने एक समरी उनको भेजी थी असम्बली डिज़ोल्व करने की, उन्होंने आज मिलते ही उस पर साइन कर दिए और असम्बली डिज़ोल्व हो गई उनके इस दस्तखत के बाद। तो पंजाब असम्बली, KPK असम्बली दोनों में निगरान वज़ीर आला और निगरान सेटअप के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। और अगला सवाल यह है कि खान साहब ने अपना वादा तो पूरा कर दिया, अब खान साहब के पास अगला स्टेप क्या है? क्योंकि अभी भी वो कहते हैं कि उनके पास इससे बड़ा सरप्राइज़ मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब 35 इस्तीफ़े मंजूर होने के बाद जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, खैर वो कल से इन इस्तीफ़ों के बाद वो भी मद्धम पड़ गई है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए और सारी सियासी सूरत हाल का नतीजा क्या होगा, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब ने। चीमा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नसीम सदीकी साहब हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार। नसीम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हसन मुर्तज़ा साहब होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इन तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सदीकी साहब आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। सर, 2 सूबों में निगरान सेटअप, इस निगरान सेटअप के बाद आप क्या देख रहे हैं? क्या जनरल इलेक्शन या सिर्फ इन्हीं 2 असम्बलियों का इलेक्शन? और फिर अगर इन्हीं 2 असम्बलियों का इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल प्रेशर और पॉलिटिकल टेंशन जो है वो तो फिर जूं की तूं रहेगी। तो क्या देख क्या रहे हैं अगले कुछ महीनों में आप? देखिए अदनान, आपके जब पिछले प्रोग्रामों में हम बात करते थे उस वक्त यही बात होती थी कि 2023 जो है वो इलेक्शन ईयर है। और अब आप देखें कि 2023 में जो है वो इलेक्शन होने हर सूरत में होने हैं। 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने का मतलब है कि तकरीबन पाकिस्तान के 60% इलाके में जो है वो इलेक्शन होंगे। उसके बाद आपने देखा कि कौमी असम्बली के जो 35 मज़ीद PTI के इस्तीफ़े ले लिए गए हैं, उनको कबूल कर लिया गया है, तो वहाँ पे भी इलेक्शन होगा। तो हर तरफ इलेक्शन ही नज़र आ रहा है। अगर मौजूदा गवर्नमेंट PDM ये फैसला करती है कि उसने वक्त के ऊपर ही कौमी असम्बली के और बाकी से 2 और सूबाई असम्बलीज़ के इलेक्शन करवाने हैं, तो ये साल इलेक्शन का ही है। गहमा गहमी इलेक्शन की ही चलेगी। इमरान खान साहब ने जिस तरह पंजाब असम्बली और KPK असम्बली तहलील करवाई है, उसके बाद तो यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में एक 60% जो है वो जनरल इलेक्शन का माहौल बन चुका है। और ये साल इलेक्शन के, तो मुझे तो हर तरफ इलेक्शन होते ही नज़र आ रहे हैं। जी वेरी जमशेद चीमा साहब, खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट है सर। पहले तो हम लग रहा था, बल्कि हर कोई ये सोच रहा था कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं होंगी, खान साहब इस पर भी यू टर्न लेंगे, लेकिन नहीं लिया उन्होंने। जो कहा वो कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि उनके पास इससे भी बड़ा सरप्राइज़ है सर। तो क्या सरप्राइज़ आप लोगों ने अभी तक छुपा के रखा हुआ है सर? खान साहब के पास तो सरप्राइज छोटे हैं, PDM के पास सरप्राइज बड़े हैं। और वो पार्टी तो नहीं बदल रही चीमा साहब। पाकिस्तान में घी खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में आटा, आप पहले इश्यूज उसके मौजूद हैं। पाकिस्तान में यू कैन से स्टील की इंपोर्ट बंद हो गई है। यू कैन से कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो यू कैन मशीनरी जो है वो बंद हो गई है। बहुत सारी यू कैन से रॉ मटेरियल जो है जैसे इंडस्ट्री चलती है वो बंद हो गए। 25% जो रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल का वो इंपोर्ट होता है, बंद हो गया। इस वक्त 3-4 चीजें थी, प्रायोरिटी एरियाज थे। पहले रात थी, फिर यू कैन फूड, तीसरा फार्मास्यूटिकल, और चौथा जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, जो एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट का रॉ मटेरियल, वो 4 चीजों की गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी एरिया रख के कहा कि इनकी इंपोर्ट जारी रहेगी, बाकी इंपोर्ट को कर्ब करेंगे। तो मेरा ज़राअत से ताल्लुक है, मेरी कंपनियां ज़राअत की हैं। तो मैं आज सुबह सारे बैंक फिर के आया हूँ, किसी ने भी LC खोलने से हाँ नहीं की, रिफ्यूज किया और डेट नहीं दी कोई भी। मैंने कहा मेरे फरवरी की कोई डेट दे दें, तो डेट नहीं दी। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे फसल कैसे बचेगी, मुझे फसल कैसे उगेगी और खुराक कैसे पूरी करेंगे। सो ये बड़े बड़े सरप्राइजेज हैं। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ बड़े सरप्राइजेज दे। इमरान खान साहब तो मतलब आप कह लें कि मिडिल क्लास के आदमी छोटे सरप्राइजेज देते हैं। और फिर ये कि बिलावल साहब बड़े सरप्राइज दे रहे हैं, बड़े बाप के, बड़ी माँ के, बड़े नाना के बेटे, उन्होंने बड़े सरप्राइजेज दे दिए। पाकिस्तान के अवाम के जो अगले सरप्राइज आने वाले हैं वो एक स्टारवेशन, एक कैद की शक्ल में आ रहे हैं।
मैं जुलाई में, याद होगा, मैंने इस्लामाबाद में एक स्पीच की थी, सारे इकोनॉमिस्ट मौजूद थे। मैंने कहा हम वी आर हेडिंग टुवर्ड द कैथ स्टारवेशन। वो आज आपके चैनल के तवज्जो से कहूँगा, वो मेरी स्पीच बड़ी आप पहले वायरल हुई थी, बड़ी मशहूर हुई थी कि जब कोई बंदा भी नहीं कह रहा था कि वी आर हेडिंग टुवर्ड द स्टारवेशन, तो मैंने उस वक्त कहा था। तो अब लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है कि ये जो शॉर्टेज है चीजों की, ये शायद 1 महीना दूर रह गई है, 15 दिन दूर रह गई है, 10 दिन दूर रह गई है। चीमा साहब, ये जो पॉलिटिकल टेंशन है, ये जो माशी सूरत हाल आप गिनवा रहे हैं सर, चीमा साहब आप बड़ा खुल के बातें करते हैं, हु इज द रिस्पॉन्सिबल सर इस सब का? देखिए, डेफिनेटली जो लोग सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं वो आप कह लें कि कपड़े उनके किस किस्म के हैं मुझे नहीं पता। वो प्राइवेट भी हैं और अदारों में भी बैठे हुए हैं। जो लेके आए हैं माशाल्लाह आजकल वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े हैं। डेफिनेटली ये मुजरम है इस कौम के, ये इस कौम के मुजरम हैं जो बड़ी वायरल कर रही है वीडियो, और दे मस्ट बी पनिश्ड। ये लोग इसके जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। सर चीमा साहब, जो आप ठीक कह रहे होंगे सर, आपका अपना ओपिनियन है, जो लोग उनको लाए, क्या उनको भी नहीं कटारे में खड़ा नहीं करना चाहिए था, जिन्होंने कानून बना के एक्सटेंशन भी दे दी थी? मैं समझता हूँ कि देखें, ये यू कैन से कि एक्सटेंशन जो है, आप एक बंदा सिस्टम के थ्रू आया तो या आप इस मुल्क में पैदा हुए, जवान हुए, पढ़े, एंकर बन गए, तो अचानक आपको क्राइम कर दें तो आपको पढ़ाने वाला, आपको लाने वाला, आपको पैदा करने वाला, उसको ये नहीं होता। बेसिकली जब भी आप क्राइम करेंगे, जब भी गलत करेंगे, तो उसकी सजा है। सो बेसिक जो बात है कि जहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है वो नहीं रहा, वायलेट किया गया, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया, कानून और आइन को तोड़ा गया। तो कानून और आइन को तोड़ने वाले यहाँ पे यू कैन से कि ये ह्यूमन बीइंग को खरीदने वाले, सिंध हाउस जाने वाले, ये गैर कानूनी काम करने वाले, उन सर वेरी राइट सदीकी साहब, मैं इसी पे कंटिन्यू करूंगा सर, ये इसी पे मेरा थोड़ा सा इस पे एक और सवाल है, सदीकी साहब से मैं ओपिनियन ले लूं उनका। सदीकी साहब, कोई ना कोई तो जिम्मेदार है ना सर, पॉलिटिकल टेंशन का तो आखिरकार यही पॉलिटिकल तबका जिम्मेदार होगा। आप भी इस बात को मानते हैं? खान साहब इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर राइट नाउ इन द पाकिस्तान, उनके पास बड़ा वोट बैंक है, आप सब कहते हैं ये। बट जब हम कहते हैं जी पॉलिटिकल टेंशन किसकी वजह से है, तो पीटीआई वाले और सारे कहते हैं नहीं वो साड़ी वजह तो नहीं है, वो भी है ना दी वजह तो है, मतलब अपना शेयर भी ऑन करने को तैयार नहीं है सर। देखिए अदनान, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी के काम में दखल अंदाजी करेंगे तो वहाँ पे गड़बड़ आ जाती है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सियासतदानों को प्रॉपरली काम ही नहीं करने दिया गया। हम बहुत पीछे अगर नहीं जाते, चले हम आज की मिसाल ले लेते हैं, बल्कि थोड़ा सा पीछे मैं तमीद बांध दूँ, फिर आज की बात करते हैं कि जब 2008 के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया गया। बार बार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाता था एक ख़त के लिए, मुझे बताएं वो ख़त कहाँ गया, वो जायदादें कहाँ गई, वो दौलत कहाँ गई, जिसके पीछे इतना आपने पाकिस्तान को डीमोटिवेट किया। उसके बाद आपने देखा कि जब नून लीग की गवर्नमेंट आती है 2013 के बाद, तो उसके बाद एक पनामा आ जाता है। पनामा की वजह से आप नवाज शरीफ साहब को निकाल देते हैं। उसके बाद डिस्टेबिलिटी रहती है पाकिस्तान में। 2018 का इलेक्शन होता है, इमरान खान साहब आ जाते हैं। उसके बाद कोविड के हालात देखते हुए पाकिस्तान की मुआशी हालात जो बदतर होने चाहिए थे, कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन आपने देखा कि जिस साजिश के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, अगर उस वक्त ये एक्शन ना लिया जाता तो शायद इमरान खान साहब अपने बोझ तले खुद दब जाते, क्योंकि उनकी गवर्नेंस के ऊपर ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सदीकी साहब। आप जरा आगे भी तो आए ना सर, आपने तमीद बांध दी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर आगे चल के है ना, इन 9 महीनों में जो कुछ हुआ उसमें भी तो किसी ना किसी का किरदार है ना सर। जी मैं उसी तरफ आ रहा था, मैं अदनान उसी तरफ आ रहा था कि जब 2021 में अप्रैल में आप इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को ख़त्म कर देते तो डेफिनेटली वो हक रखते हैं एहतजाज करने का। जब उन्होंने एहतजाज शुरू किया तो उसके दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो बयानिया बना के पीडीएम आई थी कि मुल्क दिवालिया के करीब जा रहा था, और उस वक्त तकरीबन 17 अरब डॉलर के रिजर्व पाकिस्तान में मौजूद थे, और जब वो 17 अरब नहीं थे सर, 17 अरब नीचे गिरना शुरू हो गया पाकिस्तान, नहीं सर 17 अरब के करीब थे अगर आप चेक कर लें दोनों सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक मिला के। तो बहरहाल उस वक्त जितने भी थे आज उससे आधे भी नहीं रह गए बाकी। तो अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं है, मौशी इस्तेकाम
नहीं है, तो लाजमी बात है सियासतदान तो बात करेगा ना कि आप जनरल इलेक्शन कराएं, आप इलेक्शन में जाएं और उसके बाद ताकि सियासी इस्तेकाम मुल्क में आए और पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाए। तो आप किसी की भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उसको टारगेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि फलां पॉलिटिकल पार्टी की वजह से पाकिस्तान के मेरे सवाल का जवाब भी दे देना सिद्दीकी साहब। पीटीआई की गवर्नमेंट थी, अदम इस्तेहकाम अगर सियासी है सर तो वो किसकी वजह से है? फजल रहमान साहब धरना लेके आए, बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च लेके आए। तो अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहा है तो उससे मेरे ख्याल से कोई सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा। मुआशी जो इस्तेकाम लाना है वो हुकूमत का फर्ज है। जी सर, अच्छा एक कमेंट जल्दी से कर दें, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। सर देखें, इमरान खान साहब के पास 2 असम्बलियाँ थी, दोनों डिसॉल्व कर दी, तो पॉलिटिकल प्रेशर तो बिल्ड हुआ। वो नेशनल असम्बली में थे, वो छोड़ के चले गए, तो वो पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड किया जिसकी वजह से हम अनसर्टेनिटी की तरफ गए। तो रिस्पॉन्सिबल तो खान साहब हुए ना सर। यार आप यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को अनसर्टेनिटी में काउंट नहीं कर रहे। मैं कंसीडर कर रहा हूं, मैं कंसीडर कर रहा हूं सर, मैं कंसीडर कर रहा हूं। बरतानिया वो में भी रीजन है सर, 4 वज़राए आज़म चेंज हो चुके हैं, एक दफा असेंबली टूट चुकी है। तो बात ये मुल्क के हालात देखते हुए फैसले करने पड़ते हैं। अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं तो दूसरी तरफ से उसी तरह का रिस्पॉन्स आना चाहिए और पाकिस्तान में इस्तेकाम आना चाहिए। चीमा साहब, सर व्हाट आर द ऑप्शन इन पंजाब? क्योंकि नामों पे इत्तेफाक तो हो नहीं सका, आप खुद इस वक्त लाहौर में हैं और बड़ा खान साहब से भी और बाकी लोगों से इन कांटेक्ट में हैं। जो 2 नाम दोनों तरफ से 2 नाम आए हैं, आप क्या समझते हैं कि किसका नाम आप किस तरफ का नाम ज़्यादा फेवरेट है आपकी नज़र में सर? देखिए बेसिक जो बात है वो तो ये है कि अगर आप अहद चीमा का नाम देखें या आप देखें हसन बून साहब को पहले पूछा गया, फिर दूसरा अभी मोहसन नकवी साहब का नाम, तो समझ आती है कि गवर्नमेंट क्रिमिनल्स की है। गवर्नमेंट कोई आप कह लें कि नहीं करना चाह रही, कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन की इंटेंशन नहीं है, उसी तरह की हरकत करना चाह रही जिस तरह की कराची में। तो आप जो बात कर रहे थे कि जी अदम इस्तेहकाम किस तरह की है, जब आपकी नीयत इस तरह हो तो फिर अदम इस्तेहकाम इसकी वजह ये होती है। अदरवाइज हमने जब 6% के हिसाब से ग्रो कर रहे थे उस वक्त कम से कम 4 लॉन्ग मार्च निकले हमारे दौर में। एक लॉन्ग मार्च नन्ना मुन्ना बिलावल साहब ने निकाला, एक मरियम बीबी ने निकाला और 2 फजल रहमान साहब ने निकाले। हमने तो कभी नहीं कहा कि जनाब वो लॉन्ग मार्च आप लेके आए थे तो इसलिए हमारी इकानमी ग्रो नहीं किया, या आप पहले इवन हमने कोरोना में परफॉर्म किया दुनिया में। तो मैं समझता हूँ बड़ा घटिया पॉइंट ऑफ व्यू है, बड़ा ही घटिया सा पॉइंट ऑफ व्यू है जी वो आप कह लें कि अदम इस्तेहकाम। आप किसी के घर में जाके दाखिल हो जाएं, आप डंडे मारें, आप चादर और 4 दीवारी पामाल कर दें, आपको गिरफ्तार कर लें, आप लोगों को नंगा करें और अदम इस्तेहकाम किसी और के जिम्मे। देखें इस मुल्क में समझ लेना चाहिए कि मुकद्दस गाय नहीं है कोई। मुकद्दस गाय समझ लें कि वो आप पहले अपना काम करें। अदम इस्तेहकाम इनकी वजह से है, हमें उनका नाम लेने दें, हमें उनकी तरफ इशारा करने दें। अदम इस्तेहकाम उनकी वजह से है, ये काम छोड़ दें, बाकी सियासतदान ठीक हो जाएंगे। इस मुल्क में नालायक सियासतदान रखे गए, लायक सियासतदान निकाल दिए गए प्रोसेस। वो अयूब खान के दौर में हो, वो यहिया खान के दौर में हो, वो आप कह लें कि फातिमा जना के हवाले से हो, बलूचिस्तान मशरकी पाकिस्तान के 4 बड़े सियासतदान यहाँ से निकाल दिए गए। बाशानी से लेके ख्वाजा नाज़मुद्दीन से लेके यहाँ से निकाल दिए गए, उनकी स्टेक खत्म हो गई और उन्होंने बाय बाय पाकिस्तान कहा और चले गए उधर। और हमारे मुल्क में क्या हुआ यहाँ पे आप कह लें कि ये जो है ना इस वक्त ये सियासतदानों को नलायक किस्म के, करप्ट किस्म के, कंप्रोमाइज किस्म के सियासतदान बचा के यहाँ पे जरदारी साहब मौजूद हैं, उनके बिला वजह गवर्नमेंट उनको आप कह सारी पार्टी उनको मुंतकिल हो गई। बेनजीर साहब जिंदा नहीं रहती और जरदारी साहब जिंदा रहते हैं। ये कोई हादसा है? ये कोई आप कह लें ये आपको डिजाइन नहीं लगता? ये तो यहाँ पे डिजाइन बने हैं सर। एक ब्रेक है सर, एक ब्रेक के बाद 35 इस्तीफों के बाद वफाक में ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हसन मुर्तज़ा साहब, पंजाब में जो बड़ा सरप्राइज दिया खान साहब ने सर, उसके बाद क्या सियासी मुस्तकबिल देख रहे हैं आप पंजाब का सर? हसन साहब आपको आवाज आ रही है सर? जी आ रही है जी। सर पंजाब असेंबली में जो सरप्राइज खान साहब ने दिया है सर, उसके बाद व्हाट इज द प्लान ऑफ अपोजिशन देयर सर? बहुत शुक्रिया जी। कोई नहीं है जी, ये तो सियासत है और सारी चीजें जो है वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। अगर वो इसे सरप्राइज समझते हैं तो उनकी अक्सरियत भी थी, और अगर अपनी अक्सरियत उन्होंने शो कर दी है तो इसमें कोई ऐसा वो हर्ज वाली बात भी नहीं है। चलो उनकी वो सारी दलीलें
जो वो दिया करते थे और उनकी जमात देती थी कि यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और ज़मीर खरीदे जा रहे हैं और बोरियों के मुंह खुल गए हैं, चलो वो बात तो गलत साबित हुई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी इंडिया का इलेक्शन तरफ जा रहे हैं जी, और इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला भरपूर हिस्सा लेंगे और वो भी अपने नैरेटिव के साथ जाएंगे, हम भी अपने नजरिए के साथ जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा जी। उसके जो रिजल्ट्स आएंगे हम तो उसे तस्लीम पहले भी करते हैं, अब भी करेंगे। और वो रिजल्ट्स जो हैं वो कराची में बल्दियाती इंतखाबात में आपने देखे कि लोग क्या चाहते हैं, किसके साथ खड़े हैं। नहीं, कराची के इंतखाबात को क्या पंजाब के नताइज या डायनामिक्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है हसन साहब? नहीं अदनान साहब, ये आप उसको पाकिस्तान से अलग भी नहीं समझ सकते कि वो पाकिस्तान से अलग है, और अगर अलग भी समझे तो कश्मीर के भी आपने बल्दियाती इलेक्शंस देखे हैं और जिस तरह पीपल्स पार्टी ने वहां पे सीट्स ली हैं, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा जी। अब ये तो इलेक्शंस है ना जी, इसमें सारी जमातों ने अपना अपना जोर लगाना है, लेकिन हमारे लिए हालात कोई साजगार हैं जी, कोई इतना नहीं है कि नैरेटिव के साथ के जो बनाया गया है या जो दिखाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह ताला अच्छे इलेक्शंस होंगे। अच्छा वेर सर, एक कमेंट और भी कर दें, बिकॉज फर्स्ट हाफ में आप नहीं थे। ये जो 2 असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, आज केपीके की भी हो गई, तो उसके बाद क्या बार बार बात हो रही है कि मुल्क अब जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा? सिर्फ 2 असेंबलियों के इलेक्शन से बात नहीं होगी। खान साहब ने बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने यही बात की कि उनको नजर नहीं आ रहा कि 2 महीने भी अब वफाक चल सके, क्योंकि वफाक में भी आपकी हुकूमत है सर। देखिए जी, हमें तो इसमें भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये सारी जमातों का जो है वो उस पे यहाँ पे उनकी हुकूमतें थी, उन्होंने डिसॉल्व कर दी हैं, इस पे इलेक्शंस हो जाएंगे। बाकी जहाँ पे उनकी हुकूमत नहीं है वहाँ वो उसको गिराने की कोशिश करें, अगर गिर जाए तो वहाँ भी इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो वहीं पे होंगे जी जो असेंबलियां डिसॉल्व हुई हैं। बाकी जब वो होंगी तो फिर उनके साथ वहां पे भी इलेक्शन हो जाएंगे। वेरी राइट। चीमा साहब, ओवर टू यू सर। कराची में सबसे बड़ी पार्टी थी आप, 2018 का आखिरी इलेक्शन अगर उठा के देखें, 14 मेरे ख्याल में आपके एमएनए थे वहां से, तो 14 जिसके पास एमएनए हो, वहां की बड़ी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जमात हो, जब बल्दियाती इंतखाबात हो सर तो तीसरी जमात बन जाती है। इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखें, और अगर केपीके और पंजाब में इलेक्शन होते हैं जो हसन मुर्तज़ा साहब बात कर रहे हैं, तो अगर वही नताइज आए तो बड़े अजीब व गरीब से होंगे आपके लिए। और ये बात सारी, मतलब सिर्फ हसन मुर्तज़ा नहीं कर रहे, सारी हुकूमत जो है वफाक में जिनकी है, नून लीग, जेयूआई एंड पीपल्स पार्टी, कि अगर वो लीगल आइनी तरीके से हमारी हुकूमत गिरा देते हैं तो हम नए इलेक्शन करा देंगे। बट वो ये कहते हैं कि आप 2 असेंबलियां डिसॉल्व करके ये उम्मीद न रखें कि हम खुद पंजाब नेशनल असेंबली जो है वो छोड़ के कहेंगे जनरल इलेक्शन करा लो। देखें, ये आप कह लें कि इशू जो है पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ, ये आउटडेटेड पार्टीज हो गई हैं। आउटडेटेड पार्टीज रिगार्डिंग कि अब यू कैन से कि सारे सियासतदान हैं, ये जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट से मुराद ज़्यादा कानूनदान है, ये सारे सियासतदान हैं, सोशलिस्ट हैं, कानूनदान हैं। इकोनॉमिस्ट में बड़े थोड़े हैं, और वो परफॉर्मेंस से भी पता चला कि कितनी बुरी तरह फेल हुए हैं। इनको पता नहीं कि अगले 15 दिन बाद क्या होने वाला है, 20 दिन बाद क्या है, 25 दिन बाद क्या है। वी आर रनिंग टुवर्ड द राइट्स। यहाँ चीज़ें कम हो गई हैं, यहाँ चीज़ें सप्लाई लाइन डिस्ट्रप्शन हो गई है। सप्लाई लाइन डिस्ट्रप्शन जो हुई है, इसे कम से कम भी ठीक होते हुए कम से कम 7 से 8 महीने चाहिए। अगर आज चीज़ें ठीक हो जाए, आज अगर आपका डॉलर ठीक हो जाए, आप और उसका डॉलर रेट ठीक हो जाए, और सॉरी, और वहाँ कहीं से सपोर्ट मिल जाए, अदरवाइज मैं समझता हूँ यहाँ कोई भी सेफ नहीं है। जिस तरह की जिस तरफ बात जा रही है, वी आर रनिंग टुवर्ड द स्टारवेशन, और चीज़ें खराब हो रही हैं। अब इन हालात में अगर इलेक्शन होते हैं तो ये तो अगर मैदान में जाके, जिस तरह एक टाइम था, बड़ी बदकिस्मती का टाइम था कि एएनपी जाके बेचारी तालिबान के होते हुए वोट नहीं मांग पाती थी, ये उसी तरह की सिचुएशन होने जा रही है पंजाब और सिंध में फॉर पीपल्स पार्टी या पीडीएम या गवर्नमेंट के, जो आगे सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त चीजों को रिकंसाइल करके, आप सही कह रहे हैं चीमा साहब, टर्नआउट कम है, जो बात आप कहना चाह रहे हैं, बट पीपल्स पार्टी ने उस कम टर्नआउट में भी नंबर 1 पे तो है ना सर। तो ये तो सिंध ही है ना, हैदराबाद, मीरपुर, कराची। नहीं, ये पीपल्स पार्टी ने बेसिकली भुट्टो की तारीख दोहरा दी कि 4 वज़ीर आला बगैर इलेक्शन के जीत गए, बिला मुकाबला जीत गए। भुट्टो साहब 3-4 सीटों से बिला मुकाबला जीत गए। ये तो उस तरह का काम है, ये कोई इलेक्शन तो नहीं है। हाँ, वहां पे एक चीज है, मैं समझता हूँ एक खबर है सारों के लिए कि जमात इस्लामी ने बेहतर परफॉर्म किया है।
जमात इस्लामी ने बेहतर परफॉर्म किया और उसमें थोड़ा सा यहाँ पे सियासतदान बैठे हैं, सारे साफी हैं। आप गौर करें तो जमात इस्लामी का एक हमेशा से बेहतर परफॉर्म करती है अपना बल्दियाती इंतखाबात में। उसकी वजह कि इनके जो लोगों का प्रोफाइल है वो बल्दियाती इंतखाबात में सूट करता है, मौजूद है। और दूसरा मैं समझता हूं हाफिज नईम की बड़ी गैर मामूली परफॉर्मेंस, सिंगल मैन आर्मी के तौर पर। वो तो आप सही कह रहे हैं, बट सर आप बड़ी जमात थे ना वहां पे कराची में सर। हम बड़ी जमात हैं, जमात आज भी हम ही बड़ी हैं, हम इसमें कोई डाउट नहीं है। पीपल पार्टी कहीं उसका वजूद नहीं कराची में ये तो एक जैसे ठप्पे लगाने वाली बात है, ये तो शर्मिंदगी है, इसे इलेक्शन नहीं आप कह सकते। ये तो एक रिजल्ट्स अनाउंस हो गए ना सर, अनाउंस रिजल्ट छोड़ दें ना, छोड़ दें सर, छोड़ दें। ये आप कह लें कि ये तो अनाउंस हो गया हम दहशतगर्द हैं, ये तो अनाउंस हो गया कि हाँ 11 पर्चे तो हमारे ऊपर है दहशतगर्दी के। यही भी पता लगा इमरान खान दहशतगर्द है, हम गद्दार भी डिक्लेयर हो गए। ये अनाउंस होना क्या होता है? अनाउंस होना क्या होता है? कहीं को क्रिमिनल बैठा होता अनाउंस कर दे तो वो आप कह लें कि वो हो जाएंगे, और यहाँ पे आप कह लें कि सारा आधा पाकिस्तान सफाई दे रहा है कि जो बंदा अभी इस मुल्क को डुबो के गया, जाके दुबई में खड़ा है इस वक्त, वो उसकी सारे हिफाजत कर रहे हैं। ये कोई मुल्क है? ये तो एक बनाना रिपब्लिक तरह की हरकतें होती है इस मुल्क में। सो ये नहीं होना, अब नहीं होना, ये जो कुछ होता रहा है ये नहीं होना। अब क्रिमिनल को क्रिमिनल कहा जाएगा, वो किसी की तरह का होगा। जो क्रिमिनल है उसे क्रिमिनल कहा जाएगा, जहां धांधली होगी धांधली कहा जाएगा, बदनामी को बदनामी कहा जाएगा, फतह को फतह कहा जाएगा। कराची की में आप जमात इस्लामी की परफॉर्मेंस को फतह कह सकते हैं, आप हमारी परफॉर्मेंस को कह सकते हैं कि हमने अंडर परफॉर्म किया है। पीपल्स पार्टी की फतह को फतह नहीं कह सकते। ये तो एक क्रिमिनल एक्ट है, ये तो एक धांधली, एक मुकाला मलने वाली बात है। ये तो एक आपने बदनाम हसन साहब इस पर रिस्पॉन्स कर देंगे। नसीम सदीकी साहब, सर दिस इज अ वैलिड पॉइंट कि जो कुछ कराची में हुआ या सिंध में हुआ बल्दियाती इंतखाबात फेज 2 में, क्योंकि कराची हम इसलिए, अच्छा नसीम सदीकी साहब को आवाज़ ठीक करा दो ना, उनको स्क्रीन से हटा के। मेरे दोस्त लाहौर में फ़ोन करो कि नसीम सदीकी की आवाज़ ठीक कर दें, क्योंकि सारे लाहौर वाले वेले बैठे होकर शो भी नहीं देख रहे होते। हसन मुर्तज़ा साहब प्लीज़ इस पर कमेंट कर दें सर, जो बातें मैंने नहीं की, जो बातें। गुजारिश ये है, चीमा साहब इंतहाई मोहतरम है, इनकी जो ये एक माइंड सेट है ना जी के क्रिमिनल को क्रिमिनल कहेंगे, तो कहो ना बाबा, गोगी को कहो क्रिमिनल, क्यों नहीं कहते क्रिमिनल? आपकी ऑडियोज जो आई हैं वो क्रिमिनल से भी आगे का एक्ट है जो आपने किया है, और आप लोगों पे आप कीचड़ उछाल के और खुद को आप सुरखरू कहते हैं। आप कहते हैं हमने अंडर परफॉर्म किया है। ओ भाई, आपने अंडर परफॉर्म नहीं किया। अगर तो एमक्यूएम लड़ लेती तो आपकी तो असलियत सामने आ जानी थी। आप तो उसकी शुक्र करें कि उन्होंने वहां बायकॉट कर दिया और आपको चंद नशिस्तें मिल गई। हैदराबाद के अंदर लतीफाबाद जो है, वहां पे आपकी कितनी नशिस्तें होनी थी अगर एमक्यूएम लड़ रही होती तो? आप तो वहां पे नजर ही नहीं आ रहे। आप जिसको क्रिमिनल एक्ट कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं जी कि ये तो ठप्पे लग रहे हैं, जमात इस्लामी में कोई शक नहीं है कि जमात इस्लामी हमेशा कराची के अंदर एक मजबूत जमात रही है। वो उनकी बंदियाती जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी वो जमात इस्लामी की रही है। उन्होंने वहां परफॉर्म भी किया है, ठीक किया है, हमेशा किया है। तो आज अगर उनके पास उनकी सीटों पर ठप्पे ना लगे और आपकी सीटों पर ठप्पे लग गए, ये पीपल्स पार्टी की फतह है और इसको आप तस्लीम करें। इस पे रोने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अब्बा के दिन शुरू होने वाले हैं इसी किस्म के। आपने आने वाले इलेक्शन के नतायज पे भी कंटेनर पे जाना है, तो आप इसलिए उसको खुश दिली से तस्लीम करें अगर आप सियासी जमात बनना चाहते हैं। और बाकी अगर इल्जाम तराशी की सियासत करनी है या इसी किस्म के तल्ख और कुछ जुमले बोलकर आपने करना है, तो वो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह है, इसको आप तस्लीम करें। अगर हमने मैंडेट छीनना होता तो हम जमात इस्लामी का छीनते, जो हमारे मुकाबले में आ रहे हैं। आपका हमने तीसरे चौथे नंबर वाली जमात का मैंडेट छीन लेना था, हमने आपके उस पर ठप्पे लगाने थे। आप वहां पर एमक्यूएम के मरून मिन्नत हैं कि उन्होंने बायकॉट किया और आप वहां नजर आए, वगैरह तो नजर नहीं। सदीकी साहब से कमेंट। सदीकी साहब, जो कराची के नताइज हैं सर बल्दियात के, जो सिंध के, क्या उनके रिजल्ट को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि ऐसा ही कुछ पंजाब से या केपीके से तो 2 दफा हुकूमत कर चुकी है ना पीटीआई सर, वैसी एक्सपेक्टेशन इन 2 सूबों से भी की जा सकती है सर? नहीं अदनान, मेरे ख्याल से ये डायनेमिक्स डिफरेंट है। कराची में जिस तरह इंतखाबात हुए हैं और उसके बाद वहाँ पे पीटीआई ने मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, इमरान खान साहब वहाँ पर नहीं गए।
इस वजह से वहाँ पे रिजल्ट जो है वो बड़ा डिफरेंट आया। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में टोटली डिफरेंट होगा। उसकी वजह ये है कि आपने देखा कि जो पंजाब में ज़मनी इंतखाबात हुए थे या कौमी असम्बली के जो ज़मनी इंतखाबात हुए, वहाँ पे पीटीआई ने डिफरेंटली परफॉर्म किया। कराची की नाकामी अगर पीटीआई की देखी जाए तो वो उनकी जो वहाँ पे तंजीम है उसकी वजह से हुई है, और उन्होंने वहाँ पे कोई काम नहीं किया। और कराची वाले मौका ज़रूर देते हैं लेकिन उसमें डाइवर्जन आती। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का वहाँ पे जीतने का ताल्लुक है, देखें एक तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ पे मौजूद है, उन्होंने कुछ बसेस चलाई हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छे काम, बेहतर काम हो रहे हैं, इसलिए उनका कुछ वोट बैंक बढ़ा है। लेकिन ये सारी बातों के ऊपर जो सवालिया निशान उठता है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठता है कि वो किस तरह का रवैया रखते हैं। उनसे लोग सेटिस्फाइड नहीं है। जो नईमुर रहमान साहब है उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगलियां उठाई हैं। इमरान खान साहब भी इलेक्शन कमीशन के बारे में बताते रहे। आप देखें कि जिस तरह नेशनल असम्बली में 35 इस्तीफे दिए गए और कितनी फुर्ती के साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है। तो बात यह कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो बेहतर होना चाहिए। जमातें तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगाती हैं। हसन मुर्तज़ा साहब ने बिल्कुल कहा कि हर सियासी पार्टी है उसने अपना जोर भी लगाना होता है, उसने अपना नज़रिया भी उजागर करना होता है। तो जो सियासी पार्टी है वो अपनी कोशिश पूरी करेगी। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा किसी ने मैंडेट छीन लिया। जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आप इलेक्शन डे वाले दिन परफॉर्म करते हैं उसी तरह आपको सीटें मिलती हैं। आप ये देखें कि नईमुर रहमान साहब ने जो है वो सिंगल हैंडेडली जमात इस्लामी को लेके कराची में, पूरी कराची में, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको कितनी बिल्कुल सही। चीमा साहब, लेकिन कराची में दो चीजें बहुत ज्यादा मेहनत की है, हमेशा आवाम के साथ खड़े हुए हैं, मसाइल को लेके आगे चले हैं। अगर आप तारीख में भी देखें तो नेमतुल्लाह साहब का रोल एज अ मेयर जो है कराची में जमात इस्लामी एक अच्छी हिस्ट्री, आप सही कह रहे हैं। चीमा साहब, सर ओवर टू यू सर। एमक्यूएम की रूट्स वहां पर है। सर एक तो कमेंट ये कर दीजिए कि जहां आप इलेक्शन हार जाते हैं, मतलब आप मुल्तान का एमएनए का इलेक्शन हारे, फिर आप कराची का एक इलेक्शन हारे, फिर आप सिंध के बल्दियात हार गए, सर आप उसकी एक बड़ी एप्लीकेशन दे देते हैं कि पार्टी, तंजीमी ढांचा, इन्वॉल्वमेंट और बाकी सारी चीजें। मतलब जब आप सारी चीज़ों को जनरल इलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे तो फिर ये तहफ़्फ़ुज़ात और ये एतराज़ात नहीं होंगे। एक तो इस पर सर कमेंट करिएगा। और दूसरा, पीटीआई बहुत फ़ख्र महसूस कर रही है कि अपनी ही हुकूमत थी, जहाँ उनके सूबों में हुकूमत थी, अपनी हुकूमत गिरा के, अपनी हुकूमत ख़त्म करके वो कह रहे हैं कि हम कामयाब हो गए। तो वो कैसे, मतलब कैसे क्लेम कर सकते हैं आप कि आपने अपनी हुकूमत गिरा दी, तो आप कैसे सक्सेसफुल हो गए सर? देखिए, बेसिक जो बात है, हम कहते हैं ये मैंडेट जो है ये गलत है, ये मैंडेट नहीं है, ये हुकूमत जो है लेजिटिमेट नहीं है। जब लेजिटिमेट नहीं है तो हम नहीं चाह। और दूसरी बात के जो लेजिटिमेट जो नहीं थी उसने जो परफॉर्मेंस दी, वो जिसको ये डाउट था कि लेजिटिमेट है या नहीं है, या ये लोग किस तरह के हैं, किस इंटेंशन से आए हैं, वो साबित हो गया बाद में। आज मैं और आप और सारी कौम बोल रही है इस बात को, लिहाजा हमारा पॉइंट प्रूव होता है। अब जो आप कह लें कि हुकूमत गिराने का मकसद है पंजाब में या केपी में, वो एक ही मकसद है कि हम जाएं इलेक्शन की तरफ एज ए कौम, और जिसको मैंडेट मिले बाकी उसको सपोर्ट करें और हम यहाँ कुछ स्टेबिलिटी लेके आएँ। पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से हुए हैं। दूसरा, ये करप्शन का जो एलिमेंट हुआ है बहुत ज़्यादा, या एक कंप्रोमाइज किस्म की गवर्नमेंट थी कि यहाँ पे एक ताज़ा वाक़या आप अगर देखें, ये जो सोयाबीन का हुआ है, कंटेनर रोकने का, और पूरी आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री बैठ गई जिसमें तकरीबन 1100 अरब रुपया जिस इंडस्ट्री पर लगा हुआ है, वो, और 700 अरब की सालाना सेल है जिस इंडस्ट्री की, वो 2-4 बंदों की आप कह लें कि हाश पे तबाह कर दी गई। तो वजह यह है कि वो कोई किसी को निकाल नहीं सकता। 1-2 वोट की अक्सरियत है। इस तरह की जो आप कह लें कमजोर हुकूमतें खड़ी करके किसी आप कह लें कि ताकतवर का मकसद तो पूरा हो सकता है, लेकिन मुल्क का मकसद नहीं पूरा होता। मुल्क में इकनॉमिक वेलबीइंग नहीं आती, और जो परफॉर्मेंस है मेरिट की या एक शफाफियत की, वो नहीं आ सकती। अगर वहाँ को बैड करेक्टर आदमी बैठा हो तो फिर उसको हला नहीं सकता। ये हुआ, मतलब जस्ट मैंने एक आपको एग्जांपल दी, हर जगह हो रहा है। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये है पर्पज इसका हटाने का, अपनी हुकूमत गिराने का। हुकूमत को कौन शौक से गिराता है, एक दिन पहले नहीं छोड़ते। अब इसमें कोई अना का मसला नहीं, कोई लालच का मसला नहीं। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल हसन मुर्तज़ा साहब की पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को या पीडीएम की गवर्नमेंट को जाना चाहिए इलेक्शन की तरफ, यही वे फॉरवर्ड है। वो जाने को तैयार है सर, उन्होंने कहा जहां डिसॉल्व हो जाने को तैयार है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फिर कमेंट दूंगा। वेलकम बैक। हसन मुर्तज़ा साहब,
इलेक्शन सूबों में हो या जनरल इलेक्शन हो, ये डिबेट तो होती रहेगी, पर सवाल ये है कि जो मुल्क में पॉलिटिकल टेंशन है, क्या वो अनकरीब आपको ख़त्म होती दिखाई दे रही है सर? देखें जी, ये मैं समझता हूँ कि करप्शन जो है वो एक बहुत बड़ा अलमिया है। करप्शन वाकई ही नुकसानदेह है, लेकिन उससे भी जो बहुत ज्यादा इस मुल्क के लिए संगीन जो खतरात के घंटी है, वो हमें अपनी अनाज से निकलना होगा। हमें ये जो पॉलिटिकल टेंशन है इसको कम करना होगा और दोनों अतराफ से करने की जरूरत है। देखिए, हमें अपने इदारों को मजबूत करना चाहिए ताकि वो सजा जजा का अमल भी जो है बेहतर हो। इलेक्शन कमीशन हमारा मजबूत होना चाहिए, इंतखाबात में शफाफियत होनी चाहिए और उनके नतायज हमें मानने चाहिए। हमारा जो ये मौक़िफ़ था कि हमें पार्लिमानी जो मुद्दत है, आईनी मुद्दत, वो पूरी हो, उसका मकसद सिर्फ ये था कि जो एक सिस्टम चल रहा है उसको आगे चलने देना चाहिए, उसकी बेहतरी के लिए तो हम काम करें। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप एक सिस्टम को खराब है तो उसे ख़त्म करके फिर से कुछ नया तजर्बा कर लें। तो हमें यकीनन इसमें आपकी कोई दो राय नहीं है जो आपने फरमाया है, हमें इसको कम करना चाहिए और ये मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। हम जिस तरफ जा रहे हैं, लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम से इत्मीनान उठता जा रहा है। वेरी राइट सदीकी साहब, सर 2 मिनट कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑन द सेम टॉपिक सर, ऑन सेम पॉइंट सर। देखिए जी, मेरे ख्याल से हसन भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। हमें अना की जंग से बाहर निकलना पड़ेगा और सबको पता है कि कहाँ कहाँ पर अना की जंग चलती रही है या अभी भी चल रही है। पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके बैठना होगा और दिन के टाइम मिलके बैठना होगा। ये जो रात के अंधेरों में जाके एक दूसरे के खिलाफ साजिशें की जाती हैं, इससे बाहर निकलना होगा। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाना पड़ेगा, क्योंकि करप्शन का जो नासूर है इस मुल्क को खाता चला जा रहा है। आप देखें कि किस तरह लोग अपने केसेस माफ़ करवा लेते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। इसके ऊपर अगर सियासतदान आपस में मिलकर नहीं बैठेंगे तो मसला हल नहीं होगा, तीसरी कुव्वत को मौका मिलेगा दखल अंदाजी का। तो मेरे ख्याल से ये वक्त ऐसा आ गया है कि तमाम लोगों को मिलजुल के बैठना चाहिए। बल्कि वेरी राइट चीमा साहब मिलजुल कर बैठे। आप सियासी लोग छोड़ दें, लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्या कर रहा है, छोड़ दें डिबेट के किसने किसको एक्सटेंशन देने के लिए कानून साजी की, क्यों की, कैसे की। दिस इज अ टाइम टू बी यूनाइट सर। देखें, यहाँ पे ये जो है ना जी कि सियासतदान ठीक हो जाए तो कोई भी नहीं मुदाखलत करेगा, ये बिल्कुल गलत मौक़िफ़ है। ये ऐसा चूरन है, ऐसा ट्रक की पत्ती है कि जिसके पीछे लगाना बिल्कुल गलत है। यहाँ कोई ना कोई सियासतदान तो ऐसा निकम्मा होगा, कोई ना कोई तो ऐसा अब नालायक, करप्ट, कंप्रोमाइज होगा जो किसी पनीरी में, गमले की पनीरी में पला होगा कि जो इनवाइट कर ले। कोई ना कोई साफ़ी होगा, कोई ना कोई दो चार रक्षा यूनियन वाले होंगे, कहीं कोई आपके लिए कासिम अली शाह जैसा होगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो कहेगा जी ये बड़ा ज़रूरी है। ये मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पे कहते हैं जब कोई मौका मिले वो मुदाखलत करेंगे। क्यों भाई कासिम अली शाह का नाम क्यों ले लिया सर आपने? मैं कहता हूँ क्यों लांच जो भी मोहरा होगा हम उसका नाम तो ले लेंगे ना। मैं कहता हूँ कि देखें फ्रैंकली जब भी कासिम किसका मोहरा था सर? नहीं, कासिम किसका मोहरा था ये बता दें सर। सुन लेना, जिनका है मुझे पता है, आपको भी पता है। मैं कह रहा हूँ कि जिसका देखे फ्रैंकली, अगर किसी का दरवाजा खुला तो मेरे पे फर्ज है कि मैं चोरी करूँ। मैं कौन होता हूँ चोरी करने वाला? किसी का अगर सिस्टम वीक है तो क्या मैं वहां से करप्शन कर लूंगा? या मेरे पास इख्तियार तो मैं करप्शन करूंगा, इजाजत होगी? तो यहाँ पे ये जो है ना जी मुदाखलत का मौका ना मिले। ये मुदाखलत वालों को अपना काम करना चाहिए। मुदाखलत वालों को किसी सियासतदान के, किसी थर्ड क्लास सियासतदान के कहने पे इन चीजों में नहीं आना चाहिए। ये इसको हम कंडेम करते हैं, अवाम तरला करते हैं, मिन्नत करते हैं, लिख के देने को तैयार हैं, हाथ जोड़ते हैं, अंगूठे लगा के देते हैं। साहब सर वेरी राइट, टाइम कम है, डिबेट अच्छी छेड़ दी एंड पे आपने। हसन भाई 30 सेकंड, ख्वाहिश तो अच्छी है। ये पता नहीं आप चीमा साहब 2023 से शुरू करना चाहते हैं या 2013 से शुरू करना चाहते हैं कि ये गमले वाला और पनीरी वाला जो सिस्टम है, हमें इन चीजों से बाहर निकलना होगा जी। हमें इस सिस्टम में रहते हुए इसको बेहतरी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। बाकी बातें तो हैं, वो भी करते रहेंगे, मैं भी करता रहूंगा, लेकिन मुल्क का तो नुकसान होता रहेगा जी। वो इदारे, वो लोग खुद ब खुद अपनी जगह पर चले जाएंगे जब हम लोग अपनी बेहतरी का सोचेंगे। हमारी कमजोरियों की वजह से वो आते हैं। ओवर खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तीनों मुअज़्ज़िज़ का। नाज़रीन तो अपनी अपनी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक कमज़ोर सियासतदान जब इस मुल्क की भागदौड़ संभालते हैं तो फिर यही कुछ होता है जो इस मुल्क में हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।